चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आरआरबी, जेईई एंड एसएससी जेईई जो कोर्सेस है उसका हम मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिकल कोर्स। ठीक है, चलिए सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद सम गुड न्यूमेरिकल्स। बहुत लोग अगर हमारा प्रीमियम कोर्सेज परचेज कर लिए होंगे, सो आई एम श्योर दैट यू आर अटेंडिंग द डेली क्विजेस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड। तो आप क्विज को eSparks.in में मैकेनिकल जेई मेंबर बन जाइए, वहाँ पे क्विजेस आप अप्लाई कर रहे होंगे, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन में दिया गया है अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम ऑफ 2 kg मास is being lifted vertically up by a force F at the 100 सेंटीमीटर मार्क। देखिए डायग्राम में दिया गया है। डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे आपका एक बीम है। ठीक है, मान लीजिए एक डंडा है, ऐसा बीम है। इसका टोटल लेंथ कितना है दोस्तों? इसका लेंथ अगर हम लोग देखें, ये आपका 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसको एक कोने से यहाँ से हम लोग एक फोर्स दे करके उठा रहे हैं, एक फोर्स दे के उठा रहे हैं। तो अगर ये कोना से हम इसको फोर्स दे करके उठा रहे हैं, तो ये पूछा गया है कि इतने इसमें कितना मिनिमम फोर्स हम लोग देंगे ताकि ये बीम इस साइड से कम उठ जाए। ओके, तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है। पहला तो दिया गया यहाँ पे मास दिया गया है, तो m इज इक्वल टू 2 kg हमको पता है, मास दे दिया गया है। देन इसका जो लेंथ है ये 100 दे दिया गया है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें इसमें से, यहाँ पे हम हमारा मान लेते हैं एक पॉइंट है ए एंड बी। तो इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है दोस्तों? 2 kg है। तो मास हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है? हमेशा द सेंटर। अगर ये बीम है तो इसका सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। मीन्स अगर ये मेरा टोटल लेंथ इसका 100 है, तो मेरा सेंटर से इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ये मेरा 50 हो जाएगा, 100/2। ठीक है, ये मेरा एक्ट कर रहा है मास। तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी मेरा एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा सेंटर ABC। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स को लगाएं, फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं? 100 सेंटीमीटर मार्क पे। तो हमको यहाँ पे पता है कि अगर हम ए वाला पॉइंट के अराउंड, कोई भी एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट के अराउंड हम अगर इसको फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो रिजॉल्विंग फोर्सेस या फिर रिजॉल्विंग मोमेंट्स कौन सा? एट ए। तो हम लेते हैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव। ओके, डाउनवर्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव ले लेंगे राइट साइड में जो है, एंड अपवर्ड को हम लोग क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है मेरा? 50। ओके, फोर्स इस तरह से कितना है? वेट कितना है? mg। मास कितना है? mg मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 10 दैट इज 20। ओके, तो 20 इंटू मेरा डिस्टेंस कितना है? 50। ओके, 50। पहला क्लास में देखिए दोस्तों, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग पहला क्लासेस देखिए। तो F इंटू कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स है ये ए के अराउंड हम रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सेस को। ये मेरा 100 डिस्टेंस है और ये मेरा फोर्स एफ है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है? मिनिमम फोर्स कैसा रहेगा कि ये उठ जाएगा। उठ जाएगा इसका मतलब है कि हमको ये चीज़ को, मोमेंट जो है इसको हमको जीरो करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। 20 × 50 इज इक्वल टू एफ इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो 0 0 0 0 यहाँ पे कट जाएगा। मेरा फोर्स कितना आ जाएगा? मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा। मोमेंट यहाँ पे क्यों जीरो करते हैं? क्योंकि ये जो राइटवर्ड क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है ना, जब भी हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करने का बात करते हैं, मोमेंट को बैलेंस करने का बात करते हैं, तो क्लॉकवाइज फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लेते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस आउट करके टोटल फोर्स जो होगा वो जीरो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि वो तो बॉडी तो घूम जाएगा, है ना, ज़्यादा मोमेंट रहेगा तो बॉडी घूम जाएगा। बट ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसीलिए हम लोग इसको रिजॉल्व किए हैं। एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो समझ पे नहीं आ रहा है, जो इसको समझ में नहीं आ रहा है, वो पहला वीडियो को सारा देखिए। ठीक है ना, क्योंकि उसको अभी हम लोग फिर समझाएंगे तो जो पढ़ रहा है एक्चुअली उनको या तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हाँ, जो लोग कंप्लीट कर चुका है, इसलिए हम लोग इसको नहीं समझा रहे। चलिए, फॉर द सेंट्रली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बीम, यहाँ पे दे दिया गया है ये सेंट्रली सपोर्टेड है। मीन्स तार से एक यूनिफॉर्म बीम को झुलाया गया है। ये तार है, बीम का कलर मान लेते हैं मेरा यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के एक बीम यहाँ पे झुलाए हैं। ये मेरा दो तार है रेड कलर वाला। ठीक है,
व्हेन द बीम इज इन इक्विलिब्रियम, देखिए ये है बीम और नीचे से एक फोर्स लग रहा है कितना का 5 किलो न्यूटन, डायग्राम में दिया गया है जो चीज़ है। ठीक है, तो फोर्स का डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पे है 3 मीटर है, ये यहाँ पे 7 मीटर है। इसका मतलब मेरा बीम का टोटल लेंथ कितना है दोस्तों, बीम का टोटल लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड F1 है, यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है F2 है। ठीक है, इस तरह का हमको दिया गया है। देखिए ज़्यादा हमको उतना पता नहीं, फोर्सेस का डायरेक्शन आप अब उल्टा ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पे सिंपली सपोर्टेड दिया गया, ये नहीं दिया गया कि यहाँ पे रोप है, हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह का फोर्सेस है। ठीक है, डायरेक्शन देख के एक बार, वरना भी क्वेश्चन आंसर हमारा गलत होता है। ठीक है, देखिए F1 है, F2 है, हमको एक चीज पता है, अगर ये चीज बैलेंस होना चाहिए तो टोटल वर्टिकल फोर्सेस जो है, ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस वर्टिकली मस्ट बी इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F2 जो डाउनवर्ड फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू 5, या फिर मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कितना है, 5 किलो न्यूटन है। ये मेरा पहला इक्वेशन से पता चल जाता है। ठीक है, कि F1 प्लस F2 का टोटल फोर्स 5 होना चाहिए। दो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अभी किसी भी एक जगह से हम लोग उसका मोमेंट ले लेते हैं, कहीं भी एक पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, लेट अस हम लोग क्या करते हैं, ए के अराउंड मोमेंट ले लेते हैं। तो जब भी हम लोग ए के अराउंड मोमेंट ले लेंगे, 1 मिनट, ठीक है, जब भी हम लोग ए के अराउंड मोमेंट ले लेते हैं, तो हम लोग जैसे कर रहे हैं, क्या है, डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, अपवर्ड को नेगेटिव मान लेने में इसमें क्या जाता है, ठीक है ना। तो F1, ये वाला ए से मेरा देखिए, ए पे F1 फोर्स लगा तो ये डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, तो ये फोर्स नेगलेक्ट करता है। ए के अराउंड हम लोग को कौन सा फोर्स लग रहा है, 5 किलो न्यूटन, तो ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर अपवर्ड में जा रहा है, और हम लोग क्या किए हैं, अपवर्ड को नेगेटिव लिए हैं। तो -5 इंटू कितना डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ए से 3 मीटर की दूरी पे है ये फोर्स, ठीक है ना, तो 5 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, ये F2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ए के हिसाब से ये फोर्स क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे F2 इंटू कितना डिस्टेंस पे काम कर रहा है, 10 मीटर पे, प्लस F2 इंटू 10 मीटर। समझ में आ गया आपको ये चीज़ किस लिए है, नेगेटिव फोर्स को हम लोग या फिर नेगेटिव तो नहीं लिख सकते, इसमें क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लिए हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। अभी टोटल मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, मोमेंट अराउंड ए इज इक्वल टू 15 प्लस 10 F2। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये सारा जो है ये कौन सा यूनिट में होना चाहिए, ये मेरा किलो न्यूटन दिया गया है, ये मीटर मीटर दिया गया है, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर ये मेरा बन गया है फोर्स, टोटल सम ऑफ मोमेंट्स अराउंड ए। ठीक है, अभी हमको एक चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है कि हमारा जो भी टोटल मोमेंट बनेगा, है ना, वो कितना होगा, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, 15 इज इक्वल टू 10 F2, दिस गिव्स F2 इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हम लोग फिलहाल अभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चले चलते हैं, हमको पता है कि F1 प्लस F2 कितना है, ये क्या करते हैं, ई एम ए को हम लोग 0 कर लेते हैं, ठीक है ना, मोमेंट राउंड। F1 प्लस F2 हमको पता है कि 5 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे मेरा F1 कितना आ जाएगा दोस्तों, F1 मेरा आ जाएगा 5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन। तो दोनों हम लोग का आंसर यहाँ पे निकल गया, F2 का निकल गया है, F1 का निकल गया है। F1 3.5 दिया गया है एंड F2 अपना 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, आंसर अपना निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को इसमें क्या है, आपको लैंग्वेज को समझना है, इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लाए हैं ताकि आप इसकी भाषा को समझें क्या है। अ वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन अपवर्ड दिशा में वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट पी इन द एक्स वाई प्लेन। तो मान लेते एक प्लेन है एक्स वाई, ये मेरा एक्स प्लेन है, ये मेरा वाई प्लेन है।
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर 5 इन मीटर्स, मीन्स 5,0 दिया गया है, मीन्स 5 मेरा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मतलब वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जहाँ पे कि वाई का वैल्यू 0 है और एक्स 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स 5 है। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये मेरा 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना चीज आप समझ गए हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन मेरा कौन सा है, ये है, 0 0 मेरा ऑरिजिन है, ठीक है। अबाउट ऑरिजिन विल बी एम कैन बी ट्रांसफर टू, कितना हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मेरा फोर्स कितना है, पहले तो इसको लिखते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स है, कितनी दूरी पे एक्स पे एक्ट कर रहा है, ये मेरा डिस्टेंस है 5, ठीक है, मीटर समझ लीजिए, क्योंकि मेरा सारा यूनिट मीटर पे दिया गया है और ये भी मेरा लिखा है इन मीटर्स, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या है, ये पहले आपको देखना है कि मेरा अगर दोस्तों ये मेरा पॉइंट है और इसका इस साइड में ये फोर्स एक्ट कर, तो ये कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा, पहला तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो इसीलिए पहले ये दोनों को काट देते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होने ही नहीं वाला है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है, 100 है, डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर की दूरी पे एक्ट कर रहा है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन इंटर मीटर। न्यूटन इंटर मीटर कौन सा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आंसर डी, समझ गए। चलिए और एक क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन इज पुशिंग अ 25 किलोग्राम वुडन ब्लॉक, ठीक है, समझ में आ गया। एक आदमी है यहाँ पे, क्या कर रहा है, वो ढकेल रहा है यहाँ पे, किसको ढकेल रहा है थोड़ा लंगड़ा बन गया आदमी, उसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। 25 केजी, 25 केजी का वुडन ब्लॉक है और हमको पता है कि जो भी कोई भी अगर ब्लॉक है, कोई भी वेट है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स कितना का अप्लाई कर रहा है, 100 न्यूटन का, मीन्स ये जो फोर्स है हम लोग इसको इस डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, ये P या फिर F जिसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है। ये 25 है, तो इधर आपका कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ मेरा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। What is the rate of acceleration of the block if the man applies a force of 100 न्यूटन horizontally? यहाँ पे दिया गया है रेट ऑफ एक्सेलरेशन, एक मिनट, रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना रहना चाहिए, हाँ, तो पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है कि हम लोग का जब भी आर यहाँ पे एक्ट करता है, हमको एक चीज पता है, रिलेशन एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमको पता है। ये एफ क्या है मेरा, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। और एक यहाँ पे हमको एक चीज पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो चीज हमको अभी भी हमको ये चीज याद है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैन इज पुशिंग ए 25 किलोग्राम वुडन ब्लॉक ऑन रफ सरफेस, इसका मतलब है कोई तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अच्छा, तो क्वेश्चन में आपका ये दिया गया है कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, कितना रेट से ये एक्सेलरेट कर रहा है, हमको ये चीज निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लॉक कब आगे जाएगा, जब भी आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, इसका कोई आंसर पॉजिटिव में आएगा, है ना। आप अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक रिक्शा रिक्शा एक है आपके पास, रिक्शा को आप ढकेल रहे हैं, अगर आप रिक्शा को पुश करते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक अप्लाई करेगा, जब तक वो फ्रिक्शनल फोर्स आप अप्लाई कर रहा है, आप उसी के अंदर आप फोर्स अप्लाई करें तो रिक्शा नहीं मूव करेगा, आप और जोर से ढकेलेंगे उसको। इसका मतलब क्या है, अगर रिक्शा को आगे बढ़ना है तो फ्रिक्शनल फोर्स को पहले माइनस करना है, फ्रिक्शनल फोर्स से उसका ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है। तो कभी भी आपको अगर बॉडी को मूव करना है तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। चलिए देखते हैं हम लोग का अप्लाइड फोर्स, एक एक चीज करके देखते हैं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जो है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू कितना है, 100 है,
फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू इंटू आर है। म्यू मेरा कितना दिया गया है, म्यू मेरा दिया गया है 0.2। आर कितना है, आर मेरा 25 है। ठीक है, आर इज इक्वल टू, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो 0.2 ये आपको कितना आ जाएगा, 5। ठीक कर रहे हैं हम लोग। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। रिएक्शन है आपका 25 kg का। तो ये मेरा आ जाएगा 5 क्या न्यूटन। ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सॉरी, एक चीज गलत यहाँ पे किए हैं। ये मेरा मास दिया गया है, ठीक है, पुशिंग का 25 किलोग्राम। तो आर इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, इसको एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बस 1 मिनट। 25 दिया गया है, तो वेट मेरा क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ये मेरा 250 हो जाएगा, 25 है, इंटू जी मेरा दे दिया गया है 10। तो ये मेरा डब्ल्यू इज इक्वल टू 250 न्यूटन बन गया। तो मेरा आर कितना बन जाता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 250 न्यू का वैल्यू। तो 2 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा मेरा, 50 न्यूटन हो जाएगा। और ये मेरा फोर्स कितना है, 100 न्यूटन है। तो हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको ये एक्सेलरेशन निकालने दिया है, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मेरा भी, जो टोटल फोर्स आ रहा है ये मेरा कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 100 - 50 इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है, 25 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू 25 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया क्या है कि हम लोग एक फोर्स अप्लाई किए हैं, जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट कर रहा है। तो उससे जब भी मेरा फोर्स एक्सीड कर रहा है, तो उसका कितना एक्सेलरेशन से वो बढ़ रहा है वो कहा गया है। तो हमेशा हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। और मेरा ये फोर्स क्या है, ये मेरा मूवमेंट का फोर्स, जब बॉडी मोशन में है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मेरा अप्लाइड फोर्स माइनस मेरा रेजिस्टिंग फोर्स, जब मोशन मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग ये आंसर निकाल लिया। 100 मेरा क्या बन जाता है, अप्लाइड फोर्स। 50 मेरा क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिंग फोर्स। तो उसके बाद ये बन जाता है इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है, 25 kg, और ये मेरा ए। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। जो समझ नहीं पाया और एक बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए, ए ब्लॉक रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बिगिंस टू स्लाइड द प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक है, वो जस्ट अबाउट टू मूव, स्लाइड कर रहा है। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्रीज हम लोग कितना 30 डिग्री कर दिए हैं, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, तो हमको एक चीज मालूम है कि टेन, जब भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने बोला है, म्यू इज इक्वल टू 10 × 5। जस्ट स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जो आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा, वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। पिछला क्लास में हम लोग किए थे, तो म्यू इज इक्वल टू 10 30 डिग्री निकालेंगे। 10 30 डिग्री मेरा कितना आएगा दोस्तों, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 आएगा, जो कि अबाउट 0.577 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला में दिक्कत हो गया। एक नया केस पढ़ते हैं अभी हम लोग, लैडर का, फ्रिक्शन इन लैडर। देखिए, जितना हम लोग का आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी में आपका थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट आता है, आरआरबी में उतना नहीं पूछेगा। आरआरबी में जब भी हम लोग, सॉरी आरआरबी का छोड़िए, अभी हम लोग का लैडर में देखते हैं। जब भी हम लोग सीढ़ी पर पढ़ते हैं, ये आपका वाल है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका वाल बना हुआ है, दीवार का घर है, आपको एल्वेस्टर के ऊपर या फिर आपके छत के ऊपर चढ़ना है, या फिर आपका यहाँ पे एक आम का पेड़ है, जिस छत के ऊपर चढ़ के आप आम वहां पे निकालने वाले हैं। ये आपका एक सीढ़ी लगा दिए हैं आप। अगर आपको पता ना हो कि फ्लोर किस तरह का है, बाथरूम के टाइल्स के ऊपर आप जा करके सीढ़ी लगा दिए हैं कि हाँ बाथरूम का वेंटिलेटर की तरफ से निकल के हम आम का पेड़ तक पहुंच जाएंगे, तो क्या करेगा, सीढ़ी स्लिप कर जाएगा। जहां पे आपको आम तोड़ना था, पता चला कि आप अपना 2 दांत तोड़ के चले आए हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम लोग का सीढ़ी लगता है,
तो जब भी सीढ़ी लगता है तो जो चीज याद रखिए, दो चीज याद रखिए। मेरा ये जो मेरा वाल है, ये मेरा क्या है दोस्तों, वाल को रुकिए येलो कर देते हैं, साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। ये मेरा वाल है जो येलो में दिख रहा है, और नीचे मेरा फ्लोर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जहां पे भी अपना सीढ़ी कांटेक्ट में रहता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक लोड अप्लाई देता है, यहाँ पे भी एक लोड देगा, दोनों जगह पे सपोर्ट में है। तो उसके बदले हमारा जो वाल है इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। इसमें कौन कौन सा और फोर्सेस एक्ट करता है। पहला एक फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ जो सीढ़ी है, सेंटर ऑफ सीढ़ी में एक्ट करता है वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी, ठीक है। ओ एम जी नहीं, एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना हो गया आपको याद। अभी जब भी ऐसा कंडीशन हो आपके पास, आप एक चीज याद रखिए, जो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला एक केस है कि रफ है। कोई चीज अगर रफ है, चाहे वो वाल हो और वो फ्लोर हो, तभी जाके आपका फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि स्मूथ वाल है या फिर फ्लोर है, तो वहां पे आपका फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट देयर, ठीक है। तो जब भी आपका सीढ़ी मान लीजिए कि रफ वाल से स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, सीढ़ी तो नीचे की ओर ही स्लाइड करेगा ना दोस्तों। आप इसमें जब खड़ा रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सीढ़ी यहाँ से होकर के वो ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी हवा में थोड़ी ना उड़ेगा, वो हमेशा स्लाइड करेगा। तो जब भी ये स्लाइड करेगा, आप देखिए सीढ़ी कैसे स्लाइड करता है, एक एक पोजीशन उसका हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सीढ़ी पहले स्लाइड होकर के धीरे धीरे इस पोजीशन में आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर धीरे धीरे सीढ़ी यहाँ पे सीधा हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक है। स्लाइडिंग पोजीशन ऐसे ही है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका मोशन कौन सा दिशा में है, नीचे की ओर ये मूव कर रहा है, और ये धीरे धीरे इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। पहले ये यहाँ देखिए धीरे धीरे क्या ये बढ़ रहा है मेरा रास्ता, सीढ़ी का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसका मोशन कुछ इस प्रकार है। तो जब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है तो वाल, ये मोशन मेरा इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा कौन सा दिशा में एक्ट करेगा दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा उसका ऑपोजिट, फ्रिक्शन एट वाल, ठीक है, ऑपोजिट एक्ट करता है। ये मेरा सीढ़ी इधर मूव कर रहा है, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कौन सा, उसका ऑपोजिट दिशा में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एट फ्लोर, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे सिंपली दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये जहां पे भी इस तरह का साइन दिया जाए, इसका मतलब ये है कि ये कोई रेस्ट है, सपोर्ट है, रफ फ्लोर है, इसको हम लोग इस तरह से, कंक्रीट है तो इसको हम लोग इस तरह से सपोर्ट के लिए सिंबल देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इस दिशा में एक्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोर पे इस दिशा पे एक्ट कर रहा है, ये हम लोग पहले भी देख लिए हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर उसका हम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। एफ बी और यहाँ पे एफ ए फ्रिक्शनल फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी, ये सीढ़ी का सेंटर पे एक्ट करता है, ठीक है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। चलिए इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अ लैडर विल बी विच विल बी डैश विच इज ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो इसमें क्या दिया गया है, ये मेरा सीढ़ी है, ये मेरा वर्टिकल वॉल है, और ये मेरा ग्राउंड है। तो ग्राउंड क्या दिया गया है, रफ है, ग्राउंड रफ है, इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बट वॉल क्या है, स्मूथ है, तो यहाँ पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो वॉल में, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन ग्राउंड इज नॉट जीरो। द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ अ लेडर विल बी विच will be dash which is on a rough ground and leaning against a smooth vertical wall। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, ऑप्शन दिया गया है। परपेंडिकुलर टू वॉल एट इट्स अपर एंड, अपर एंड में फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर होगा, ये तो होगा ही नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अपर एंड में जीरो होगा, तो ये मेरा गलत है। अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा, गलत होगा, ठीक है। डाउनवर्ड एट अपर एंड, अरे अपर एंड के पीछे क्यों पड़ा है, इसमें तो जीरो ही होगा, जीरो एट अपर एंड, ओके वेरी गुड, राइट, जीरो एट अपर एंड, ठीक है।
तो क्या ग्राउंड में भी ये जीरो रहता? क्या ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड में भी जीरो रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ वॉल। ये देखिए क्या दिया गया इसमें, स्मूथ ग्राउंड में है, ग्राउंड उसका स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ है ग्राउंड, और वॉल क्या है, वॉल है रफ, ठीक है, वॉल है रफ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अवे फ्रॉम द वॉल एट द अपर एंड। वॉल से क्या फ्रिक्शनल फोर्स मेरा दूर, फ्रिक्शनल फोर्स का मूवमेंट कहाँ पे होगा, इस तरह होगा, और इधर ग्राउंड में इधर होना चाहिए, बट क्योंकि ये स्मूथ है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द वॉल एट द अपर एंड, ये तो गलत होगा। टुवर्ड्स द वॉल एट द लोअर एंड, टुवर्ड्स द वॉल एट द लोअर एंड, लोअर एंड में इधर टुवर्ड्स द वॉल होगा, ये क्या मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये स्मूथ फ्लोर है, तो ये भी नहीं होगा। अप अपवर्ड एट द अपर एंड, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड एट द अपर एंड, हाँ ये हो सकता है। डाउनवर्ड एट द अपर एंड, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर को निकालना है। टुवर्ड द वॉल एट द लोअर एंड, तो नीचे वॉल एट द लोअर एंड में क्यों ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो लोअर एंड में हमारा स्मूथ है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो जीरो ही होगा ना। नेक्स्ट है, अ 10 kg एल्यूमिनियम ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्या दिया गया है, 10 kg का एल्यूमिनियम ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जा रहा है, ये मेरा वेलोसिटी है, 10 किलो का है, ये अपना मास है, ठीक है। तो वेट मेरा कितना हो जाएगा, 10 इंटू टेन इज इक्वल टू 100 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ब्लॉक पे कितना होगा। हम लोग का जब ये ब्लॉक मूव करता है हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट एक चीज अगर आप पिछला वाला क्लास आप देखे होंगे तो एक चीज आप जान सकते हैं, जहां पे मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया गया है, इसका मतलब क्या मेरा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट जा रहा है, क्या मेरा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम के हिसाब से अगर वेलोसिटी मेरा चेंज होते रहेगा एक्सेलरेशन मेरा तभी आएगा, डी वी बाई डी टी जिसको हम लोग कहते हैं। बट क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जा रहा है, जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, नेट फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन बनता है, ए जीरो हो गया तो मेरा नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, आंसर मेरा डी बन जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज गला थोड़ा सा खराब है, ये तो हम लोग कर लिए थे, ठीक है, गला थोड़ा सा खराब है। आप एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप रिवाइज करिए पढ़िए अच्छा से, उसको आप देखिए। नेक्स्ट हमारे आप eSparks.in पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई करके, सॉरी यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे अभी भी ऑफर चल रहा है, तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं, क्वेश्चंस को आप दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके लिए अच्छा है, क्विज बहुत मेहनत से बना है दोस्तों, और ये जो प्राइस है बहुत जाहिर सी चीज़ है कि कोई चीज़ हम लोग आपको इसमें होस्टिंग लेना पड़ता है, डोमेन लेना पड़ता है, सब चीज़ प्लस अपना स्टाफ का इतना मेहनत है बैकएंड में, सब चीज़ में मेहनत है, ठीक ना दोस्तों, इसीलिए बस नॉर्मल सा प्राइस हम लोग जितना मिनिमम कर सकते उतना चार्ज किए हैं, फैसिलिटी भी आपको सुविधा सब रहेगा, तो आप चाहो तो उसमें से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक अगर आप लेते हैं तो टेक्स्ट बुक में PRCT12 कूपन कोड यूज करिए दोस्तों, थोड़ा सा बेनिफिट इससे मेरे को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, थैंक यू।